आप सभी को नमस्कार। मैं ना इस टाइप की वीडियो इस केस के ऊपर लेके नहीं आना चाहता था, ना मेरी इंटेंशंस थी। बट अब जरूरत है और लगा कि बताना चाहिए। और जब तक हम बोलेंगे नहीं ना, आएंगे नहीं, तो शायद हमारी सुनता भी नहीं है। आजकल सारे ही बहरे हो रखे हैं, तो बात करने से बात नहीं बनती, शायद चिल्लाना ही पड़ता है। अब ये एसएससी का केस हुआ अभिनव सर और सब ने किया, बात सुनी गई कम, बट सुनी तो गई ना। ऐसे ही भाई, शायद एनटीए वालों के कान रेंज में कुछ आ जाए या मिनिस्ट्री वालों को कुछ हो जाए। ठीक है, कोई नहीं, वेट करते हैं। बट आपको ना मैं थोड़ा जल्दी से ना रिकैप दे देता हूँ क्या क्या हुआ। 1 जुलाई 2023 में एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें बोला गया कि सितंबर में प्री, अक्टूबर में मेंस और नवंबर में इंटरव्यू वगैरह खत्म हो गया, आपका सिलेक्शन लिस्ट जारी कर देंगे, आप अपना ज्वाइन करते रहना, क्योंकि पेटेंट एग्जामिनर्स वगैरह की बहुत कमी है। ये पेटेंट एग्जामिनर ग्रुप ए पोस्ट गजेटेड ऑफिसर, ठीक है। 3 सितंबर को एग्जाम होता है, क्यूसीआई क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया लेती है। अगले ही दिन पता चलता है कि कैंसिल। क्यों कैंसिल? कंप्यूटर स्क्रीन में जो भी अपना ब्राउजर वगैरह है वो खुलने लग रहे हैं, लोग मोबाइल लेके गए हुए, फ्रिस्किंग वगैरह कुछ नहीं भाई, कुछ सिस्टम नहीं। आप जाओ, जैसे भी मुंह उठाया बैठ जाओ, ऐसे ये चीजें बाहर आई तो टेक्निकल फॉल्ट का नाम लेके, टेक्निकल रीजंस दे के उसको कैंसिल कर दिया। चलो ठीक है भाई, गलती हुई, मान तो ली। उसके बाद 11 दिसंबर को ये जिम्मेवारी दे दी जाती है एनटीए को कि भैया अब एनटीए हैंडल करेगा। और 11 दिसंबर को क्या जिम्मेवारी दी, और जिम्मेवारी लेते ही एनटीए रोल में आया और बोला है भाई मैं रेडी हूँ, एवर रेडी, और 21 दिसंबर को मैं एग्जाम ले लूंगा। प्री प्री मेंस और इंटरव्यू, ये 3 स्टेज थे, ठीक है। प्री एग्जाम ले लूंगा। बट भाई, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपना एडमिट कार्ड ढंग से दे दे। छत्तीसगढ़ वालों का हिमाचल, हिमाचल वालों का तमिलनाडु, पता नहीं क्या क्या गुल खिलाई इन लोगों ने। मदर नेम की जगह फादर नेम, फादर नेम की जगह कैंडिडेट नेम। वहां पे लोग एंट्री कर रहे, तो उनकी एंट्री नहीं हो रही। एनटीए के सेंटर पे जब एग्जाम की बारी आई, एंट्री नहीं हो रही, क्यों भाई? आधार कार्ड में कुछ और यहाँ पे कुछ है। बट ठीक है, कुछ नहीं, किसी ने कोई अटेंशन नहीं दी भाई। लोगों ने मेल लिखे, चिल्लाए, फोन किया, कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ 90,000 लोगों में से ओनली लगभग 33,000 टू बी प्रीसाइज, इतने लोग बैठ पाए उस एग्जामिनेशन में। जब 90,000 ने फॉर्म भरा है, 30,000 बैठ रहे हैं भाई, वैसे ही नंबर कम है, 50-60% बैठते रहते हैं। यूपीएससी जैसे एग्जाम में 50-60% अटेंडेंस होती है, जहां पे आपका अटेम्प्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, आप 6 ही अटेम्प्ट दे सकते हो या 9 ही अटेम्प्ट दे सकते हो। तब भी 50-60% तो वहां पे भी हो जाता है, आप कोई भी रिपोर्ट निकाल के देख लो। बट यहाँ पे जिसमें कोई अटेम्प्ट मतलब दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट कितने ही दो, 6-6 साल में पोस्ट निकलती है, तो क्या ही अटेम्प्ट दोगे आप? और लोग इतना वेट करके इतनी बढ़िया पोस्ट का पेपर भी ना दे, ऐसा को ऐसा भाई। बट हमारे एनटीए महान है, उन्होंने कर दिया, ठीक है। 90,000 में से कुछ 30-35,000 लोगों ने फॉर्म मतलब पेपर दिया, ठीक। उसके बाद बोल दिया जाता है कि आपका ना मेंस है जनवरी में। 1 जनवरी को बोला गया कि 25 जनवरी को आपका मेंस है, और आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा कुछ दिनों में, 1-2 दिन में। बट वो रिजल्ट आता है किस्तों में। भैया, कैसी किस्त? आप कट ऑफ कैसे डिसाइड कर रहे हो? आप किस्तों में कैसे दे सकते हो यार? मतलब कट ऑफ डिसाइड होती है, फिर पता चलता है इन कैंडिडेट का हो गया, इनका नहीं हुआ। आप एक ही ब्रांच के 4 दिन रिजल्ट कैसे निकाल सकते हो? या इतने ही घटिया सर्वर है तो आप भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही क्यों रहे हो? आप कर ही नहीं सकते, तो चलो ठीक है ये भी। उसके बाद जब मेंस का, जब आपका एडमिट कार्ड आया, तो प्री वाले सेंटर पकड़ा दिए कि भैया प्री वाले सेंटर्स पे जाओ, मजा करो। लोग गए और वहां पे जाके देखा भैया कुछ नहीं है भाई, हो ही नहीं रहा है एग्जाम। लोग भागे हैं, कोई दे पाया, कोई नहीं दे पाया। गलती किसकी? सारी एनटीए की। बच्चे की कहीं पे भी गलती नहीं है। ना प्री वाला 21 दिसंबर एग्जाम पे, ना 25 जनवरी वाले एग्जाम पे। गलती किसकी? सारी एनटीए की। सारा जो भी मैनेजमेंट हुआ, पता नहीं किन लोगों ने अपने हाथ में ले रखा था। चलो ठीक है भाई, अपने अकाउंटेबिलिटी का तो क्या ही सीन है, आपको खुद पता ही है। फिर बिना बताए, बिना बताए 5 फरवरी को एग्जाम ले लिया जाता है। कोई पब्लिक नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। जबकि हर नोटिस में बोला गया है कि भैया आप ना जो भी फर्दर अपडेट्स है उसके लिए वेबसाइट विजिट करते रहो, ठीक है। कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं, कुछ नहीं। आपको ना हम पर्सनल ईमेल कर देते हैं आराम से, पर्सनल ईमेल देखो, एग्जाम दे के आओ, मजा करो। वो भी ठीक है। 6 फरवरी को फिर जब हम लोगों ने आवाज उठाई, तो 6 फरवरी को एक नोटिस दे दिया जाता है कि टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से ऐसे ऐसे हमने बच्चों को एग्जाम दिया गया। कोई नंबर नहीं बताया, कोई
अच्छी एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं भाई, बस ये है कि हमने एग्जाम ले लिया। जब 5 फरवरी को गया, मतलब जब वहां पे लोग गए, तो बोला गया कि हमने तो कर दिया, अब जो तुम्हारे बस की हो कर लो। हमने एग्जाम लेना था, ले लिया, अब जो तुम्हारे बस की हो कर लो। ये एक थॉट प्रोसेस है या एक एटीट्यूड है कि भैया हम तो ऐसे ही है, हमने कर दिया, अब जो तुमसे होता हो वो कर लो। अब जो पहली बात इसमें एक ये आती है, मतलब मैं ना बाद में बताऊंगा कि इसमें आपके लूप होल्स कहाँ है या लोगों को कहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिले, वो बाद में बताऊंगा मैं। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, वहां से हटा लिया कि हाई कोर्ट में चलते। हाई कोर्ट में हुआ कि भैया 13 मार्च को हेयरिंग हुई फर्स्ट। उसमें बोला गया कि भैया एनटीए वालों इनका रिप्लाई दो, आपके पास 20 दिन है, रिप्लाई दो, 3 हफ्ते के अंदर अंदर रिप्लाई दो, फिर आगे की बात होगी। उन्होंने रिप्लाई दिया, इतनी सारी खामियां जिसकी हद नहीं। बोल रहे हैं कि आपकी ना कॉपीज डिजिटल चेक हुई है, वो मैं पॉइंट आराम से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। भैया ये कौन सा सीन है, ठीक है कोई नहीं, उस पर आराम से बात करेंगे। अप्रैल में फिर केस जाता है, जिसकी हेयरिंग हुई अपनी मई में। मई में हेयरिंग होती है कि भैया थोड़ा और टाइम चाहिए, मतलब ये हमारी तरफ से हुई थी और उनकी तरफ से भी हुई थी। ये इसमें हमारे थोड़े वकील की दिक्कत हुई थी, तो बट ठीक है, ये हुआ कि आगे आपकी डेट दे दी जाती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डेट मिली जुलाई की, तो हमने जो भी करके जून में समर वेकेशन बेंच पे ट्राई किया, 3-4 बार पोस्टपोन्ड हुआ, अल्टीमेटली कुछ 15 जुलाई के करीब हमारी डेट लगी। वहां पे बोल दिया जाता है कि ये बता दो तुम, एनटीए हाई कोर्ट के उसमें आती है या नहीं आती, मतलब ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है। मेंटेनेबिलिटी का मतलब कि केस यहाँ पे चल सकता है या नहीं चल सकता। तो भैया 3-4 महीने उसमें निकाल दिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इसमें निकाल दिए गए कि ये केस यहाँ पे नहीं चल सकता। अरे भाई ये नहीं चल सकता था, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब यहाँ तक 4 महीने आपने क्यों इंटरटेन किया? पहले ही बोल देते कि भैया जाओ आप कैट जाओ। ठीक है भैया, वहां पे बोल दिया कि आप कैट जाओ, वहां पे बात करेंगे। एनटीए वाले भी चिल्ला चिल्ला के बोलने लग रही है कि हम कैट के अंडर आते हैं, हम कैट के अंडर आते हैं। ये वाली चीज में ध्यान ध्यान देना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम कैट में गए, वहां पे पता चला कि एनटीए तो कैट के अंडर नहीं आता। ऑब्जेक्शन लगते रहे, 1 महीने में जाके ऑब्जेक्शन क्लियर हुए और डायरी नंबर के ऊपर कैट में केस हमारा सुना गया 21 दिसंबर। उसमें बोला गया कि आप बताओ कि आप कैट के अंडर आते हो या नहीं आते, आप बताओ, और दूसरा मेरिट के ऊपर बात करो। तो वो मांगते कि हमें अगली हेयरिंग तक का टाइम दे दो, हम उसमें सोच के बताते हैं आगे हमें क्या करना है। अगली हेयरिंग मिली 3 जनवरी। 3 जनवरी में एनटीए ने अल्टीमेटली मान लिया कि हम यहीं पे आते, हम यहीं की बात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हाई कोर्ट का जो डिसीजन था और उसके बाद डिवीजन बेंच का भी डिसीजन यही था कि आप अपना कैट के पास जाओ, वो डील करो। तो कैट को ये केस सुनना ही पड़ा, और इवन एनटीए भी मान गई कि हम यहीं पे, नहीं तो कोर्ट भी, कैट भी यही बोल रहा था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट मतलब, तो वो भी यही बोल रहा था कि भैया हमारे अंडर नहीं आता। उनकी रजिस्ट्री ने यही ऑब्जेक्शन उठाया, जजेज ने यही ऑब्जेक्शन उठाया, बट अल्टीमेटली यही हुआ कि भैया हम सुन लेते हैं, कोई नहीं, हाई कोर्ट ने बोला हम सुन लेते हैं। अब क्या हुआ, 2-3 पॉइंट पे डिस्कशन हुआ और उसी पे स्टे मिल गया। सामने वाले बोले कि हमें टाइम दे दो, जज बोले अच्छा तुम टाइम लो 10 दिन का, आ जाना आप, और आपका स्टे मिल जाता है कि ये प्रोसेस स्टे में। 3 जनवरी को 3 जनवरी को स्टे मिल गया, 3 जनवरी स्टे मिला। अब मजे की बात क्या है, 13 जनवरी को ज्वाइनिंग होनी थी, 12 जनवरी को नोटिस निकालती है मिनिस्ट्री कि भैया स्टे है, होल्ड पे लग गया, आप वो मत करो। भाई 3 से 12 तक सो रहे थे क्या? और 12 को भी जब निकला है, जब 11 तारीख को हमने अपनी तरफ से मेल कर दिया कि सर ऐसा ऐसा कैट का ऑर्डर है और आप अपना इस पे लो, नहीं तो कंटेम्प्ट लगेगा। 12 तारीख को वो निकालते हैं और 13 तारीख को स्टे को ओवरटर्न कर दिया जाता है, बेसिकली इस बेसिस पे क्योंकि लोग ना ट्रेनिंग के लिए बैठे हैं, ट्रेनिंग के लिए बैठे हैं, और एक दो और ऑब्जेक्शन लगाए कि इन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, ऐसे नहीं बताया, वैसे नहीं बताया, बहुत सारी चीजें। ठीक है, बेसिकली मेन वो था कि भैया सब्जेक्ट टू आउटकम कर देते, जो भी ओरिजिनल
एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो भी रिजल्ट रहेगा उसके ऊपर इस केस का डिसीजन या फेथ है वो निर्भर करेगा। जो कैंडिडेट्स ज्वाइन कर गए उनका सब किसी का फेथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी इस ओरिजिनल पिटीशन है, जो केस है, उसके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो नौकरी पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक, इसी को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, वहां पे भी यही बोला गया कि भैया अब सारी चीजों को छोड़ो, बहुत टाइम हो गया, एक साल धक्के खाते खाते 31 जनवरी को ये केस कैट की तरफ से फाइनल हो जाना चाहिए। 31 जनवरी को ये केस फाइनल हो जाना चाहिए। तो अभी 19 जनवरी को, ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 जनवरी 2025 को, तो केस का ये स्टेटस है कि 31 जनवरी को कैट फाइनल हियरिंग करेगा। ठीक है, उसमें 10 दिन का टाइम दे दिया गया है एनटीए वगैरह को या यूनियन ऑफ इंडिया को कि भैया आप अपना रिप्लाई फाइल करो। अब सिचुएशन क्या हो रखी है, पहले तो एनटीए के नाम पे बचते रहे, एनटीए 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 हाई कोर्ट के अंडर नहीं आता, एनटीए यहाँ पे नहीं आता, वहां पे नहीं आता। जब एनटीए पे मेरिट पे बात होने लगी, केस की मेरिट के ऊपर बात होने लगी, मेरे मेरिट के ऊपर मैं अभी डिस्कस करूंगा, तो यूनियन ऑफ इंडिया आगे आ रखा है कि इन्होंने ना हमारा उस ऑफिस को वो नहीं बनाया पार्टी, इस ऑफिस को पार्टी नहीं बनाया, इस आदमी को पार्टी नहीं बनाया। तो अब यूनियन ऑफ इंडिया प्ले करने लग रहा है, चलो ठीक है जो भी है उनकी मर्जी। ठीक है, अभी स्टेटस क्या है भैया, 31 जनवरी को कैट में फाइनल हियरिंग होनी है। फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो बाद की बात है, बट 31 तारीख को कैट में हियरिंग होनी है, ये फाइनल अपडेट है। अब ये है कि भैया इश्यूज क्या क्या है, जो हम चिल्ला रहे कि एनटीए ने गड़बड़ की, एनटीए ने गड़बड़ की, एनटीए ने गड़बड़ की। देखो भाई, ये एक छोटी सी लिस्ट है, मतलब हल्का सा भी समझदार आदमी ना ये समझ जाएगा कि क्या क्या गुल खिलाए। अब आप ऐसा भी हो सकता है कि एग्री करो ना करो, आप किस साइड के हो क्या हो उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करते हैं। बट अगर आप लॉजिकल आंसर ढूंढने लग जाओगे ना, मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको एक भी लॉजिकल आंसर नहीं मिलने वाला। अच्छा, अभी है ना, हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी ये है लिस्ट भैया, ये टेलीग्राम चैनल वगैरह पे मिल जाएगा, वहां पे आराम से देख लेना है। सिस्टमेटिक एरर इन एडमिट कार्ड और कॉल लेटर, ये मैंने जो बताया ना कि 21 दिसंबर वाले में भी यही गड़बड़ की थी, फादर नेम ये और वो, छत्तीसगढ़ वालों का हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वालों का तमिलनाडु। उन लोगों ने क्या गलती की थी भाई, जब आप प्रेफरेंस सेंटर भरवाते हो 2 या 3, तो उन्हीं पे सेंटर दो ना। आपने एक जगह बता दी, अच्छा दिल्ली मैं दे सकता हूँ पेपर, मेरा चेन्नई क्यों पटक रहे हो भाई। फिर मेंस में ये गड़बड़, मेंस में ये गड़बड़ कि हमने ना प्री वाले सेंटर दे दिए थे गलती से, तो इसलिए हमने चेंज किया, कुछ लोग आ पाए कुछ लोग नहीं आ पाए। भैया सब्जी मंडी है क्या, ग्रुप ए ऑफिसर के आप एग्जाम ले रहे हो और आपसे एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहे। एक स्कूल एग्जाम भी अगर कोई बच्चा अपसेंट है तो उसका वो भी एग्जाम नहीं लेता। स्कूल की इतनी जिम्मेवारी होती है कि अगर 40 बच्चे क्लास में तो 40 सीट्स हो, आंसर कॉपी हो, सब कुछ हो, अरेंजमेंट हो। आप इतनी बड़ी संस्था हो कि कुछ 10,000 बच्चों का अरेंजमेंट नहीं करवा पा रहे। उसके बाद जो गड़बड़ी इन्होंने 25 जनवरी को की है, वही चीज गड़बड़ की है इन्होंने 5 फरवरी को। वो आगे वाली ये गड़बड़ मैं बताऊंगा। अब आगे की बात सुनो, इंटरव्यू में भी यही कांड कर दिया। बच्चों को बताया गया कि आपका इंटरव्यू है 26 अप्रैल या 27 अप्रैल। बच्चे पहुंच गए 27 अप्रैल को, होटल में जाके, एक 5 स्टार होटल में जाके, वहां पे जहाँ इंटरव्यू हो रहे थे वहां पे जाके देखते कि हमारा इंटरव्यू कहाँ है, क्या है बताओ आप। वो बोले इंटरव्यू तो खत्म हो चुका है। बोले ऐसे कैसे खत्म हो गए, लोग अपना एनटीए ऑफिस की तरफ भागे। वहां पे जाके पता चला कि आज तो इंटरव्यू है ही नहीं, वो भी उन्होंने भी कंफर्म कर दिया। फिर लॉग इन करके देखा गया तो उस बच्चे का पाया कुछ 9 अप्रैल या 8 अप्रैल कुछ पाया। और बोले कि तू तेल, मतलब कान में तेल डाल के सो रहा था क्या, देख नहीं सकता था। वो बोला सर मैं तो देख के आया हूँ, मेरे पास ये ओरिजिन आपकी, आपने ही जो इशू किया है एडमिट कार्ड में, तो उसकी उस पे आया हूँ बेसिस पे। अब आपने बीच में चेंज किया तो हमें बताओ, अगर आप नहीं बता रहे तो उसमें मेरी क्या गलती है, मेरे को नहीं पता, मेरा इंटरव्यू लो नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा। अब मजे की बात ये है, बोलते हैं कि अच्छा कोर्ट वोट मत जाओ, हम आपका ना कल ले लेते, परसों ले लेते हैं। ऐसे करके 4-5 दिन ऐसे ही वो कर दिया, उस बंदे का फाइनली कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया। अब उस बच्चे ने प्री भी क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया, क्या पता वो जॉब में भी होता,
क्यों भाई इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? आप पूछो कोई एनटीए से क्यों नहीं लिया भाई, आप ऐसे कैसे चेंज कर सकते हो? चलो अगर डिटेल में जाने लग गया तो ये 5 घंटे की भी वीडियो बन सकती है भाई, तो छोटी रखनी है। मेरे को लग रहा है कि अभी भी लंबी जा रही है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। फिर 5 फरवरी को फिर से इन्होंने कोई पब्लिक नोटिस नहीं, कुछ नहीं, गुप चुप तरीके से एग्जाम आओ आओ बैठो एग्जाम दो निकलो भाई। अब इसमें पहली बात तो क्या, कोई मॉक टेस्ट पेपर नहीं था, कुछ नहीं था। 25 जनवरी वालों के लिए सारा सरप्राइज फैक्टर था। अब आप मानोगे कि ट्रू एंड फॉल्स दे रखे है, ट्रू एंड फॉल्स दे रखे है डिस्क्रिप्टिव पेपर में। ये तो ये महान है, और जिसने पेपर सेट किया उसके लिए यार सच में दिल से गजब ही इज्जत आ रही है। ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फुल फॉर्म्स, एब्रीविएशंस, पता नहीं क्या क्या, मतलब कुछ अलग ही दवाई लगती होगी शायद ऐसा पेपर सेट करने में, बट ठीक है। अब जो सरप्राइज फैक्टर था वो था 25 जनवरी वालों के लिए, 5 फरवरी वालों के लिए तो कोई भी सरप्राइज फैक्टर नहीं था। बट एनटीए खुद बोलता है कि कोई नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं है। और मजे की बात क्या है, 3 जनवरी को कैट में उनके एडवोकेट खुद एडमिट करते हैं कि 25 जनवरी और 5 फरवरी का पेपर सेम है। अब आप खुद समझदार हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? पेपर सेम, और ये ग्रुप ए सर्विसेज, ठीक। आगे है मार्किंग स्कीम में भैया, कंसिस्टेंसी तो छोड़ो भैया, सीवी नहीं था। कहीं पे बोल रहे कि -1 मार्किंग है, कहीं पे बोल रहे कि -0.25 मार्किंग है, ठीक। और कहीं पे जो मेन स्क्रीन है वहां पे लिखा रहा है नो नेगेटिव मार्किंग। किसी बच्चे ने पूरे क्वेश्चन अटेंड किए हैं कि नो नेगेटिव मार्किंग, किसी बच्चे ने अपना नेगेटिव मार्किंग मान के अटेम्प्ट किए। अब किसी को नहीं पता किसके लगे किसके नहीं लगे, बट एनटीए ने जो 2 अप्रैल को जो एक रिप्लाई दिया था हाईकोर्ट के कहने के बाद, उसमें बोला गया है कि हमने नेगेटिव मार्किंग तो मान ली, क्योंकि हमने ना अनाउंसमेंट करवा दी थी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जो मार्क्स है वो गड़बड़ है। अब हंसना भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनो, फिर अपने आप हंसी आ जाएगी। जब 5 फरवरी का एग्जाम लिया ना इन्होंने दूसरा, उसमें भी सेम गड़बड़। अगर आपने 25 फरवरी में गड़बड़ आ गई थी आपकी नजरों में, तो 5 फरवरी को कैसे भाई? खुद सोचो भाई, अगर आपने एक गड़बड़ है तो अगली बार तो सुधारोगे ना। एनटीए, मेरा देश महान। अगला पॉइंट, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कट ऑफ। कहीं पे भी कोई डिस्क्लोजर नहीं है आपका क्या कट ऑफ है, क्या आपके मार्क्स है, क्या कुछ है। वैसे 15 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद लगभग 7 महीने निकलने को है, आज तक आज तक कट ऑफ नहीं बताई गई है। आज तक लोगों को अपने मार्क्स नहीं पता कि मेरे कितने आए कितने नहीं आए। मेरा वर्तमान, आज तक जो इन्होंने पेपर्स लिए हैं ना 25 जनवरी और 5 फरवरी के, आज तक पब्लिक में नहीं आए। कितने महीने हो गए? 7 महीने तो रिजल्ट को आए हो गए, बट हम पब्लिक नहीं करेंगे पेपर। आज तक कभी भी ऐसा हुआ है कि बच्चों को यही नहीं पता हो कि पेपर्स क्या है भाई? और जबकि उनकी खुद एडवोकेट एडमिट करने लग रही है कोर्ट में कि हमने तो सेम क्वेश्चन पेपर दे रखे थे, सेम क्वेश्चन पेपर दे रखे थे, आप 2 दिन एग्जाम ले रहे हो, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं। आप ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? सोच भी कैसे सकते हो यार? मेरे तो दिमाग, मतलब थोड़ा तो हेडेक हो जाए मेरे, बट शायद मैं समझदारों में नहीं होगा भाई। आगे भाई, कोई भी क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट वगैरह नहीं, एक प्रोविजनल लिस्ट दे दी, उसमें उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने किया कुछ किया, हमें किसी को भी कुछ मालूम नहीं। बट अब ये है कि नहीं भैया, आपने उनको भी इंप्लीड करना था और ये करना था वो करना था। अच्छा है भाई, अच्छा है। अगला पॉइंट है देखो, कोई भी एग्जाम दिया होगा आपने, उसमें क्या होता है कि आपका एक स्टेज क्लियर हुआ, फिर आप दूसरे पे जाओगे, फिर दूसरा क्लियर हुआ, फिर तीसरे, फिर चौथा, ऐसे ही चलता है ना। बट नहीं भाई, यहाँ पे तो आपका रिजल्ट लेटर है, बट आप इंटरव्यू दे रहे हो।
आपका रिजल्ट ही नहीं आ रहा बट आप इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं दे रहे, किसी को कुछ नहीं पता भाई। सब्जी मंडी में स्कल पसंद आई, नाम पसंद आई, आ जाओ। कुछ और चीज आई, आ जाओ। अच्छा उसके चाचा का, ताऊ के लड़के का भांजा है, आ जाओ। जो हुआ हमें नहीं पता भाई, बट हुआ ऐसा ही है। कैसे हुआ, क्या रीजंस था, नहीं पता भाई, बट क्या हुआ है वो एग्जैक्टली पता है कि सब्जी मंडी बना दी भाई एक एग्जाम को। लोग मेहनत करें, क्या करें, कौन जवाब मांगेगा भाई। जब जवाब मांगने जाते तो बोल दे हमने तो कर दिया, जो आपके बस की बात हो कर लो। कोई मेंस का रिजल्ट नहीं और इंटरव्यू लेटर बोल दिए गए। अगला भैया, इसमें मैं एक पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा, आपको मजा आएगा। 26 मार्च 2024 को एक रिजल्ट दे दिया जाता है मेंस का। मेंस का रिजल्ट दे दिया जाता है, बट वो किस्तों में दिया गया था, वो अलग बात है। अब हुआ क्या, मेंस का रिजल्ट आ गया, अब मेंस का रोल खत्म, ऐसा ही होना चाहिए था, नहीं भाई। 28 मार्च को बच्चों से पेपर लिखवाया गया है कि भैया आओ जल्दी से पेपर लिख दो। पेपर लिखो, अपना जो भी करना कर लो, आप पेपर लिखो। ये चीजें भी पब्लिक में आ गई। और अब मजे की बात ये है, जिसने पेपर लिखा है, जो प्रूफ है, वो फाइनल लिस्ट में सिलेक्टेड भी है। हाँ, जो आप सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूँ भाई, बस बोल नहीं सकता। तो ये कैसे हो सकता है भाई, कोई जवाब दे दो भाई, कोई रूल रेगुलेशन, कोई तो लॉजिक बता दो। बट ठीक है। अब मजे की बात ये, 28 मार्च को जब आप एग्जाम ले रहे हो, तो सर्वर कैसे लॉगिन हो रही है भाई। ऐसे तो मतलब 28 मार्च को करवा दिया, ऐसे तो 27 फरवरी को भी करवा दिया होगा। ऐसे तो इनका मन करे 31 फरवरी को भी करवा देंगे, अगर ऐसी कोई डेट हो तो। ये तो मतलब बिल्कुल सरासर गुंडागर्दी हो रखी है। इनका कोई जवाब तो दे भाई, जवाब पे तो बात आने ही नहीं दे रहे। कभी एनटीए हमारे अंडर नहीं आती, या हम हाई कोर्ट के अंडर नहीं आते, या यूनियन ऑफ इंडिया का ये ऑफिस आपने वो नहीं बना रखी, पार्टी ये नहीं कर रखा, वो नहीं कर रखा। मेरिट पे एक दिन बात हुई, उसी दिन स्टे मिला है, बट उसके बाद या उससे पहले कुछ नहीं। चलो ठीक है भाई। किसी ने ना बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाई, जो इंडिया में जस्टिस सिस्टम है ना, उसमें कोई भी सुखी नहीं है, कुछ लोगों को छोड़ के। आपको न्याय मिल भी गया ना, तब भी आप खुश नहीं रहने वाले, क्योंकि आपने उस प्रोसेस में जो कुछ खोया होगा ना, वो आपको ही पता है। अब बस एक केस जीता हारे उस टाइप से, जो भी, बट अल्टीमेटली आप हार के ही निकलोगे अगर आप एक जुडिशियल सिस्टम के उसमें फंस गए। ये डेमोक्रेसी महान है और ये महान है, चलो अच्छी बात है यार, महान तो है, बट कमियां भी तो है, उनको भी तो कोई दूर करो। अब जाओगे आप, पहुंचोगे, घुसना आसान है, निकलने में चलते चलो चलते चलो, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, वो है। चलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अभी अगला पॉइंट देखो। अगर मैं सब चीजों की तारीफ करने लग जाऊं जो पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो खुद के भी लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और दूसरी चीजों के लिए भी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। जो आप जिस फाइट में हो ना, और आप सोच रहे हो कि हमें कुछ अच्छा करना है, तो सच में सल्यूट है। यहाँ पे होके अच्छा करने का सोचना भी एक गुनाह है। क्यों है, क्या है, बहुत सारी फैक्टर्स है, कभी आराम से डिस्कस करेंगे। तो यही चीज मैंने बताया कि प्राइवेट मेंस एग्जाम जो हुए, अगला पॉइंट इसी के ऊपर है, सर्वर लॉगिन कैसे हो गए। सर्वर लॉगिन्स कैसे हो गए भाई, ऐसे तो फिर आप 10 बार करवाया होगा, 50 बार करवाया होगा, हमें क्या पता। ये बड़ा पॉइंट है। अब ये और चीज है भाई, ये दो और पॉइंट देख लो, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स और भी है, बट इतना छोटा ही रखते हैं इसको, ठीक है। आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर ले लिया भाई, डिस्क्रिप्टिव पेपर ले लिया आपने, पेन कॉपी से लिखा है, स्क्रीन पे आपने क्वेश्चंस देखे हैं, बट चेक कैसे होगा, डिजिटली। अब डिजिटली कैसे चेक होगा, भगवान जाने। कैसे चेक किया, क्या चेक किया, भगवान जाने। उसमें कहीं पे पता चला है, कहीं पर, कि हमने ना 25% का एरर मार्जिन रख लिया था। अरे जिस कम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर, मतलब 0.5 मार्क्स भी बहुत बड़ी चीज है, वहां पे आप 25% का मार्जिन रख रहे हो यार।
और कहाँ है रूल रेगुलेशन, कहाँ है? मन किया 25%, मन किया तो 100% रख लेते, मन करते तो कंप्यूटर पे ही नंबर चढ़ा देते, मन करता तो एक अपना ये जो फोटो वोटो देखते ही, अच्छा इसकी नाक ऐसी है, इसको नहीं भाई, अच्छा इसका कान ऐसे, ओ हाँ ये तो है लिस्ट में होना चाहिए, ये तो ऐसे कर लेते भाई। ये ड्रामा करने की क्यों जरूरत थी? आग, अगला पॉइंट है भाई कि नोटिफिकेशन वगैरह में हर जगह बोला गया कि ऑफलाइन मोड में होनी है, ओएमआर बेस्ड होनी है, प्लस पेन बेस्ड पेपर होगा। करवा किस में रहे? ऑनलाइन। सुप्रीम कोर्ट की इतनी जजमेंट है इसके ऊपर कि आप बीच प्रोसेस में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। बीच प्रोसेस में एक बार नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। आपको चेंज करना है तो पूरा प्रोसेस को ही बताना पड़ेगा कि हमने इस स्टेज पे ये क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हैं। इस चीज के ऊपर हजारों केस चले हुए हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कई बार बोल चुके हैं कि एक बार जो नोटिफिकेशन में, उससे आप डाइवर्ट नहीं हो सकते। अगर डाइवर्ट होना है तो आपको नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा, तब जाके शायद हो जाए। बट नहीं भाई, हम तो अपना मजे से ही करेंगे। ठीक, अब इसमें मैं बात करूं भाई, ये तो चीज होगी, स्टोरी कहाँ से चली आ रही है कहाँ से नहीं। फरवरी से स्टार्ट हुई थी, अब अगला फरवरी आने वाला है, इसमें हमारी फाइट चल रही है। अब मेरा आपसे क्या निवेदन है भाई, क्या मेरी रिक्वेस्ट है? पहले ही तो ये कि अभी हम इस केस में और लोगों को जोड़ रहे हैं, तो जिसको भी टाइमली ये चीजें पता चले तो जुड़ो भाई, फायदा मिल सकता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो पेटिशनर हो या इंटरवेनर हो, इम्प्लीडर हो, उनको ही बेनिफिट मिलता है, तो इन दैट केस यू मे गेट बेनिफिटेड। ठीक है। दूसरा भैया, हर चीज का एक एक्सपेंस होता है, टाइम, एनर्जी, पैसा, मनी। तो अगर आप टाइम दे सकते हो टाइम दो, एनर्जी दे सकते हो तो एनर्जी दो, और पैसा भी दो, क्योंकि हमारे घर की सरकार नहीं है। एक एक एडवोकेट पे लाखों खर्च हो रहे हैं। ठीक, तो आप हो, आपके भाईचारे में जो भी है, या कोई रिच अंकल बैठा हो, कोई उदारवादी व्यक्ति बैठा हो, तो मोस्ट वेलकम। कोई नॉन हो, कैसे भी हो भाई, मतलब आप अपने बेस्ट पर्सनल एफर्ट लगाओ इस केस को, इस को सपोर्ट करने के लिए। ये छोटी फाइट नहीं है भाई। और एक्चुअली होता क्या है कि हम एक चीज को नजर, मतलब इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज की गारंटी हो जाती है कि दूसरी चीज में वही होने वाला है, क्योंकि एक बैच वो इग्नोर करके आगे बढ़ चुका है, और फिर ये एक ट्रेडिशन, कस्टम हो जाता है। अगर आप स्टैंड नहीं लोगे ना, तो ये गारंटी है आपके छोटे भाई बहनों को भी वही भुगतना पड़ेगा, और ये भी गारंटी है आपके बच्चों को भी ये भुगतना पड़ेगा। तो स्टैंड लेना होता है भाई, ऊपर वाला मौका देता है कि जहां पे आप, जब कभी कुछ हो ना आपके साथ, कि आपका टाइम पूरा हो, तो आप मुंह आंखें मिला पाओ, एक मुंह पे स्माइल हो कि हाँ भैया स्टैंड तो है, गलत को गलत और सही को सही बोला, अब जो भी है ठीक है। अब भैया ये चीज है सिस्टम के खिलाफ, किसी इंडिविजुअल किसी के खिलाफ नहीं है भाई, सब हमारे ही भाई बंधु है। सिस्टम ने गलत किया, सिस्टम को गलती माननी पड़ेगी। फाइट चल रही है, चलती रहेगी। हारा वही जो लड़ा नहीं, सिंपल सा मोटो है भाई, हारा वही जो लड़ा नहीं। और मंजिल तो एक दिन मिल ही जानी है भाई, उस सफर को ही एंजॉय करना है, और उस सफर को अच्छे से एंजॉय हम कर रहे हैं, और आप भी उस सफर का हिस्सा बनो। सारी जो भी लिंक है और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको टेलीग्राम वगैरह का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपना आगे जो भी इन्फॉर्मेशन लेके व्हाट्सएप वगैरह पे जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप वगैरह पे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट जुड़ो, वहां से आपको आगे सारी चीजें पता चल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और एक मौका है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, साथ आओ भाई। एनी हाउ, जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट करो, और इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट प्रोसेस को एंजॉय करो भाई। एक दिन अपने बच्चों को एटलीस्ट ये कहानी हो सुनाने के लिए कि तुम्हारे बाप ने या तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, उस कहानी पे ही आप जी पाओगे, नजर मिला पाओगे खुद से। तो ठीक है भाई, काफी सारे लोग जुड़े हैं, 100-200 लोग हैं साथ में।
और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हजारों में लोग आए, एक को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। बस आप अपना टाइम, जुनून और एक शिद्दत के साथ आना। फाइट है, छोटी चलेगी लंबी चलेगी किसी को नहीं पता, और वो टाइम को ही डिसाइड करने दो, और टाइम ही डिसाइड करे तो बेटर है, क्योंकि हमारे पास नहीं है डिसाइड करने का। दूसरा एक पॉइंट है, जल्दी से वो कर देता हूँ भाई। कई बार क्या होता है कि आपकी मर्जी की चीज हो तो बहुत अच्छा, अगर आपकी मर्जी की चीज ना हो तो और भी अच्छा, तो वो ऊपर वाले की मर्जी की चीज है। तो मैं डेस्टिनी वगैरह पे बिलीव करता हूँ, उन्हीं चीजों पे चलता हूँ। बहुत सारी चीज है जो लाइफ में इफ एंड बट्स में निकल जाती है। ठीक है, ऊपर वाले की डेस्टिनी है, ऊपर वाला ने जहाँ पहुंचाने होंगे पहुंचा ही देगा अल्टीमेट। हमारा काम है मेहनत करना, हाथ जोड़ के आगे बढ़ना। अलमाइटी है, जो करेगा अच्छा ही करेगा। अगर मेरी किस्मत में या हमारी किस्मत में ये एक युद्ध लिख रखा है ना, तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। एक लाइन थी कि श्री राम को भी प्रभु राम बनने में 14 साल का वनवास झेलना पड़ा था, नहीं तो वो राजा राम ही थे। श्री राम, फिर वनवास गए, वहां पे पूरा युद्ध लड़ा, फिर प्रभु राम हुए। तो हमें भी, हमारा भी ये युद्ध है भाई, और उस युद्ध का ही नतीजा है कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत बार रिजेक्ट हुए, बहुत बार मतलब डिसपॉइंटेड हुए कि नहीं है नहीं है भाई, यहाँ नहीं सुना जाना, यहाँ पे जाओ, इस डेट पे आओ। एक एक डेट डेट 2 2 महीना जजमेंट रिजर्व रख ली गई, चलो ठीक है, सब ठीक है। फाइनली एक वो मोमेंट भी आया जहाँ पे हमने जीत हासिल की। फाइनली अब वो मोमेंट भी है कि जब दोनों साइड तलवार लटक रही है, सिस्टम पे भी, हमारे ऊपर भी, सबके ऊपर। आगे वो मोमेंट भी आएगा कि लगेगा कि हाँ भाई सब वर्दी था, जो हमने टाइम लगाया, जो एनर्जी लगाई, वर्दी था, ये था। वो मोमेंट आएगा। तो भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जैसे भी हो आप इस कोच में जुड़ो और इसको पार लगाओ। आपके स्पोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जुड़ो भाई, सबके लिए अच्छा है। और अगर आप इस केस से रिलेटेड भी नहीं हो ना भाई, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुड़ो। क्यों? क्योंकि वही बात है, आज हमारे साथ हो रहा, कल आपके साथ होगा, फिर आपके किसी भाई बंधु के साथ होगा, फिर आपके बच्चों के साथ होगा। तो हमें चेंज करना है भाई, और छोटी छोटी चीजों से ही चेंज होता है। एक वो शेर मतलब है, अकेला चला था, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, तो वो कारवां ही चीजें चेंज कर देगा। तो वही है, हाथ जोड़ के हमें, एक, अगर आप ठीक हो तो झुकना नहीं है, और हमें इस लड़ाई में जीतना है। जस्टिस है, जस्टिस लेना है, कैसे भी मिले। जय हिंद, जय भारत, और इंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।